हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र विक्रम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पर चर्चा करेंगे, हिंदी की क्लास पर देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हिंदी व्याकरण, इस पर चर्चा की जाएगी। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पहला टॉपिक है हम लोगों का भाषा, लैंग्वेज, इसी पर चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। भाषा क्या है इसके विषय में जानेंगे, लैंग्वेज के विषय में जानेंगे। भाषा मनुष्य द्वारा जो सुना समझा जाता है या अनुभव किया जाता है, जिसके द्वारा हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं या दूसरों को समझाते हैं या दूसरे के भावों को समझते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा का शाब्दिक अर्थ हुआ व्यक्तवाणी, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो भी समझता है, देखता है, अनुभव करता है, उसी को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है, तरीका होता है, उसी माध्यम को हम लोग भाषा कहते हैं। मनुष्य द्वारा जो सुना समझा अनुभव किया जाता है, उसे व्यक्त करने के माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। दूसरों शब्दों में हम कहें तो जिसके द्वारा हम अपने भाव को लिखित या कथित रूपों में दूसरों को समझा सकें या उसकी बात को समझ सकें, ऐसे माध्यम को भाषा कहा जा सकता है। अर्थात मनुष्य अपने भाव, विचार, भावनाओं को जिस रूप में व्यक्त कर पाता है, उस रूप को, उस माध्यम को हम लोग भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। सार्थक अर्थों में मनुष्य की व्यक्तवाणी ही भाषा कहलाती है। आ गई वही बात, जिसके द्वारा ही मनुष्य अपनी बातों को व्यक्त कर पाता है, उस वाणी को ही हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है। किस धातु से लिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। 2-3 क्वेश्चन ऊपर से बनते हैं कि भाषा कहाँ से आया, तो ये संस्कृत की धातु भाष से आया है। किससे आया है? भाष से आया है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यक्त करना होता है, टू से, अर्थात कहना होता है। मनुष्य के भावों, विचारों, भावनाओं को व्यक्त करने का जो साधन है, उस साधन को, उस माध्यम को भाषा कहा गया है। और ये संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है। अगर हम विद्वानों के अंतर्गत इसकी बात करें तो आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने इसके विषय में, भाषा के विषय में जो परिभाषा दी थी, उसको अब ध्यान सुनिए। उन्होंने कहा था, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय का सहयोग करते हैं, उस रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को हम लोग भाषा कहते हैं। तो ये कथन पूछा गया था, आप इसे याद रखिएगा। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने इसको कहा था कि उच्चारित ध्वनि संकेतों के माध्यम से जो हम लोग भाव व्यक्त कर पाते हैं या जिस तरीके से विचारों का विनिमय कर पाते हैं, उसी ध्वनि संकेतों को हम भाषा कहते हैं। और उन्होंने 3 बातें भाषा संकेत पर विचारण करने योग्य बताई थी। नंबर 1, भाषा ध्वनि संकेत है। नंबर 2, वह निश्चित है, परंपरागत है, और वह रूढ़ है। इसके लिए अगर हम बात करें तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी हिंदी के प्रसिद्ध आचार्य हैं। उनकी बात करें तो उन्होंने कहा है, मनुष्य और मनुष्य के बीच अपनी इच्छा का आदान प्रदान करना या समझाना ही भाषा कहलाता है, जो ध्वनि संकेतों के माध्यम से संपन्न होता है। तो लगभग मिलती जुलती बात श्याम सुंदर दास और आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने कही है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने भी एक बात कही थी, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय कर पाता है, उसके समग्र रूप को, विशिष्ट रूप को ही हम लोग भाषा कहते हैं। तो 3 मैंने हिंदी के राइटर से बताया आपको। अगर लिखने को आ जाए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा। आपको परिभाषा याद रहे या ना याद रहे, इनके नाम याद होने चाहिए। आप अपने मन से ही परिभाषा लिख सकते हैं। तीनों का एक ही निचोड़ है कि जिन ध्वनि चिन्हों को मनुष्य उच्चारित करता है अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, विचार विनिमय के लिए या दूसरे के भाव संकेत को समझने के लिए, उसके समग्र रूप को ही हम लोग भाषा कहते हैं।
और इसके लिए 5 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उन निष्कर्षों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसका डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। नंबर 1 बात हम ये इसमें बात कर सकते हैं कि भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों में मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। नंबर 1 पॉइंट, भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं। हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, अर्थात हर क्षेत्र की एक अपनी बोली होती है, उसके एक लिखने का तरीका होता है। भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक या बाहरी कार्यों के संचालन या विनिमय में सहायक होते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि भाषा ना होती, यदि मनुष्य बोल ना पाता तो अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करना कितना कठिन हो जाता। तो भाषा ही विचार विनिमय में सहायक का कार्य करती है। अगला जो पॉइंट है, भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। रूढ़ को इंग्लिश में कहते हैं फिक्स, अर्थात जो निश्चित है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। अब आपको भाषा की परिभाषा समझ में आ गई होगी। भाषा के कुछ पॉइंट्स भी लिखे गए हैं। आप मनुष्य जो देखता है, जो सुनता है, जो अनुभव करता है, उसी को व्यक्त करने का तरीका भाषा कहलाता है, माध्यम भाषा कहलाता है। इसके लिए अलग अलग हिंदी के आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सभी का निचोड़ एक ही निकल कर आता है कि जिन ध्वनि संकेतों के उच्चारण के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का विनिमय कर पाता है, उन्हीं को हम, उसी माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा संस्कृत की मूल धातु भाष से लिया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ टू से व्यक्त करना या कहना होता है। भाषा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो भाषा के प्रमुख रूप से 3 रूप होते हैं। पहला है आपका लिखित, दूसरा मौखिक और तीसरा रूप सांकेतिक है। मौखिक, मुख से जिसका स्पष्टीकरण हो। पहली की बात करें हम मौखिक बात की, तो मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज किसे कहा जाएगा? जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझा पाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। अर्थात जो मुख से बोली जाए ऐसी भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे रेडियो, टेलीविज़न या मोबाइल, ऑडियो, आज तो ही ये मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। अगर हम लिखित भाषा की बात करें तो जिन अक्षरों, चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचार या भाव को लिखकर प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं, समझाते हैं, उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्रों की भाषा, किताबों पुस्तकों की भाषा, जैसे रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, गुजराती लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो भाषा में लिपियां आती हैं, जबकि लिखित में और मौखिक में हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, बंगली, अवधी, भोजपुरी, बिहारी, जो हम बोलते हैं। तो ये अब तीसरा जो रूप है इसका सांकेतिक भाषा है। तीसरा रूप क्या है? सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा के विषय में जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात को दूसरों को समझा पाते हैं, वे सभी संकेत ही सांकेतिक भाषा के रूप होते हैं। क्लियर हो गया? जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरे को समझाते हैं, वे सभी बातें सांकेतिक भाषा कहलाती हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? तो 3 हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अगर भाषा की प्रकृति की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज, भाषा के अपने गुण, स्वभाव को ही भाषा की प्रकृति कहा जाता है। भाषा सागर की तरह सतह बहती चलती रहती है। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण, अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य ही बोल सकता है, उसे अपने पूर्वजों से जो सीखा उसे व्यक्त करता है और उसका विकास करता चला जा रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह परंपरागत और अर्जित दोनों होती है। तो भाषा सागर की तरह चलती रहती है, ये पॉइंट। और अगर अर्जित और परंपरागत दोनों होती है,
अगर प्रकृति में पूछा जाए तो ये प्रश्न पूछा गया है, ये आपको पॉइंट्स मिलेगा कि भाषा की परंपरागत और अर्जित प्रकृति होती है। भाषा व्याकरण भाषा पर ही आधारित है, ये बात है, भाषा जो है वो व्याकरण पर ही आधारित होती है। भाषा के दो रूप होते हैं, कथित और लिखित। कथित मतलब मौखिक, लिखित मतलब लेखन के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। तो हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा, बोलकर और लेखन के द्वारा करते रहते हैं। देश काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बढ़ जाती है। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित होती हैं। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से, शब्द मूल ध्वनियों से और ध्वनि चिन्हों से बनते हैं। तो यही मूल ध्वनियाँ ही भाषा के अंग होते हैं। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्यंगों का हम अध्ययन करते हैं। तो भाषा की प्रकृति परंपरागत और अर्जित दोनों प्रकार की होती है। भाषा के विविध रूप, हर देश में, हर स्थान में भाषा के आपको 3 रूप देखने को मिलते हैं। नंबर 1 पर बोलियां है, नंबर 2 में परिनिष्ठित भाषा है, नंबर 3 पर आपकी राष्ट्रभाषा है। तो 3 रूप देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये कई बार आ चुका है। बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। बोलियों की बात करते हैं कि बोलियां किसे कहते हैं। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारणतः लोग एक विशेष क्षेत्र, अपने समूह या घरों या आसपास में करते हैं, उसे बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे बोली कहते हैं। यह किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू आदि सभी बोलियों के अंतर्गत आती है। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। ये घास पात की तरह ही अपने आप जन्म ले लेती हैं। ये किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं। तो बोलियों जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं। बोली आप समझ गए, किसी विशेष क्षेत्र में कोई भी बोली जो समुदाय विशेष के लोग बोलते हैं उसे ही हम बोली कहते हैं। जब वह क्षेत्र से बाहर निकलती है और परस्पर लोगों के संपर्क में आती है और उसका रूप व्यापक विशाल हो जाता है और वह साहित्य की बोली बन जाती है, तो वही बोली भाषा का रूप धारण कर लेती है। परिनिष्ठित भाषा वह भाषा जो व्याकरण से नियंत्रित होती है, अर्थात जिसमें व्याकरण नियमों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्यों में होता है। यह विद्वानों की भाषा होती है, साहित्यकारों की भाषा होती है। पूर्णतः शुद्ध व्याकरण से संगठित भाषा को ही परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। और यह जब व्यापक रूप धारण करती है तो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक चेतना शक्ति का आधार बनती है और आगे चलकर यही भाषा राजभाषा और राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। राजभाषा या राजस्थान का भाषा का प्राप्त कर लेती है, इसे ही हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। अर्थात वह भाषा जो व्याकरण से नियंत्रित होती है, साहित्यकार अथवा विद्वानों की भाषा को ही परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। अब नंबर 3 पर है आपकी राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा? राष्ट्रभाषा। ऐसी भाषा जो किसी देश में, ऐसी भाषा जो किसी देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, वह भाषा ही प्रमुख रूप से राष्ट्रभाषा कहलाती है। घोषित हो अथवा ना घोषित हो, प्रमुख रूप से या अधिकांश लोगों द्वारा या अधिकांश प्रदेशों में बोले जाने वाली भाषा को ही हम लोग राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में हिंदी, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी, अवधी, उर्दू बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु अधिकांश प्रदेशों की भाषाएं हिंदी है या हिंदी को समझ पाते हैं। या देश से बाहर अगर हम बात करें तो लोग कहेंगे हिंदी इंडिया की भाषा है, भारत की भाषा है, तो इसे ही हम राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। किस भाषा के नाम से जानते हैं? राष्ट्रभाषा के नाम से हम जानते हैं। अब भाषा के अंतर्गत मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी स्थान है। मातृभाषा की बात करते हैं, जो भाषा बच्चा अपने परिवार, माता पिता से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे किसी परिवार
की भाषा हिंदी है तो उस परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा हिंदी बोलेगा। यदि वह महाराष्ट्र या मराठी पारिवारिक भाषा का है तो मातृभाषा उसकी मराठी होगी। बिहार में जन्म लेने वाले की अधिकांशतः मातृभाषा भोजपुरी होगी। राजभाषा की बात करें तो राजभाषा वह भाषा होती है जिसके द्वारा या जिस भाषा में सरकारी कामकाज संपन्न किए जाते हैं, ऐसी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अर्थात सरकारी कार्यालयों, ऑफिस, दफ्तर की भाषा को ही राजभाषा का स्थान प्राप्त है। प्रादेशिक भाषा, जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है तो उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो जब कोई भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक देशों में बोली जाती है या अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है, अपना ली जाती है, तो वह भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जैसे वर्तमान समय में अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हिंदी भाषा में आज इतना ही, कल इसको अगला टॉपिक इसी में पढ़ेंगे। धन्यवाद।